To those who fantasize they can reestablish their empires and their dominion over our lands, I say, forget it. It's not going to happen. Don't even think about it. जो लोग भी ये ख्वाब देख रहे हैं कि अपनी सल्तनत को, अपने एम्पायर को दोबारा कायम कर लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है, बल्कि वो इसके बारे में सोचे भी ना। ये इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अभी 2025 के आखिर में एक मंच से खड़े होकर कहा है। नेतन्याहू ने वैसे किसी का नाम नहीं लिया, मगर निशाना बिल्कुल क्लियर था और निशाने पर थे अर्दोगान, उनका देश टर्की और उनके देश की विरासत ओटोमन एम्पायर। जी हाँ, वही ओटोमन एम्पायर कि जिसको हम और आप सल्तनत उस्मानिया के नाम से भी याद करते हैं। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने ये सब कुछ क्यों कहा और 2025 के आखिर में आकर इजरायली प्रधानमंत्री को ये अचानक से 100 साल से भी ज़्यादा पुराना ओटोमन एम्पायर क्यों याद आ रहा है? अगर ये सब कुछ हमें समझना है तो पहले हमें ये जानना होगा कि इजरायली प्रधानमंत्री ने ये बात कही कहाँ पर है, मतलब किस जगह पर खड़े होकर कही है। और साथ ही साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर इजराइल और टर्की के बीच में पिछले कुछ वक्त से अंदर ही अंदर चल क्या रहा है। इसके लिए सबसे पहले अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो ऐतिहासिक तौर पर टर्की और इजराइल के जो रिश्ते रहे हैं वो हमेशा से उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। बट स्टिल ये फिर भी कहा जा सकता है कि ज़्यादातर वक्त तो ये लोग दोस्त ही हुआ करते थे। ये दोस्ती कभी तो खुल्लम खुल्ला थी तो कभी छिप छिप कर भी हुआ करती थी। मिसाल के तौर पर बिल्कुल शुरू से ही शुरू करें तो टर्की मुस्लिम मेजॉरिटी वाला दुनिया का वो पहला देश था कि जिसने इजराइल को एक स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था। 1949 में ही टर्की ने इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी थी। मतलब उस वक्त थी कि जब इजराइल को अपने आप को एक देश डिक्लेयर किए हुए चंद महीने ही गुजरे थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उस वक्त ये जो टर्की हुआ करता था ये काफ़ी प्रो वेस्ट था और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा सेकुलर हुआ करता था। इसकी सारी पॉलिसीज़, इसकी सारी चीज़ें वेस्ट के अकॉर्डिंग चलती थीं। टर्की और इजराइल काफ़ी क्लोज हुआ करते थे, न सिर्फ ट्रेड मतलब व्यापार बल्कि मिलिट्री, इंटेलिजेंस, हर चीज़ में ही इन दोनों देशों का आपस में कोऑपरेशन दिखाई देता था। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर वक्त आ गया सन 2000 का। 2000 के बाद से अचानक से टर्की की जो राजनीति थी वो पूरी तरीके से बदलने लगी। टर्की के अंदर अर्दोगान और उनकी जो पार्टी है उसका दौर शुरू हो गया। अर्दोगान का दौर आते ही अब टर्की के अंदर उस इस्लामिक सोच का भी रिवाइवल हुआ, उसकी वापसी हुई कि जिसको ओटोमन एम्पायर के साथ ही सेकुलर टर्की के नेताओं ने दबाने की कोशिश की थी। इस्लाम से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों पर जो एक लंबे वक्त तक बैन लगाया गया था उन सब पर से बैन हटना भी शुरू हो गया। सिर्फ टर्की के अंदर ही नहीं बल्कि अब तो अर्दोगान ने टर्की के बाहर निकलकर भी खेलना शुरू कर दिया था। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट अर्दोगान की तरफ से सॉफ्ट तरीके से पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर वो जो ओटोमन एम्पायर था उसके रिवाइवल की, उसकी वापसी की सोच फैलाने की कोशिश की गई। मतलब ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि वो टर्की ही था कि जिसने पिछले 600-700 साल से लगातार मुस्लिम दुनिया को लीड किया था और आज भी वही लीड कर सकता है और उसी को ही मुस्लिम दुनिया का लीडर होना चाहिए। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हुई बल्कि उसके बाद फिर दुनिया ने देखा कि प्रैक्टिकली भी टर्की ने बाहर निकलकर अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। आज की डेट में अगर देखा जाए तो दुनिया के कई इलाकों में टर्की के मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं और वो किसी न किसी तरीके से दुनिया के कई देशों में इन्वॉल्व नज़र आता है। सीरिया, लीबिया और सोमालिया जैसे कई देश इस बात की बेहतरीन मिसाल हैं। मगर जाहिर है जिस वक्त टर्की ये सब कुछ कर रहा था तो दूसरी तरफ इसराइल भी भला खामोश कैसे बैठने वाला था, क्योंकि इसराइल भी तो बस 19-20 के फ़र्क के साथ ही ग्रेटर इसराइल का ऐसा ही ख्वाब देखता है। बस मिडिल ईस्ट के दोनों ही प्लेयर्स के बीच अनबन शुरू हो गई और बची कुची कसर पूरी कर दी फिलिस्तीन के मुद्दे ने। लेकिन हाँ, एक बात फिर भी माननी पड़ेगी, वो एक मशहूर कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। इन दोनों के बीच दुनिया के सामने तो दुश्मनी चलती रही, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी होती रहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ ठीक था, सब चंगा था। व्यापार हो या बाकी चीज़ें हों, सब रूटीन से चलती रही। बावजूद इसके ये दोनों ही देश वक्त वक्त पर और स्पेशली फ़िलिस्तीन के मैटर पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते थे। और स्पेशली अगर नेतन्याहू और अर्दोगान की एक दूसरे के खिलाफ की जाने वाली बयानबाजी को देखा जाए तो वो तो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम होती थी कि देखकर लगता था कि दुनिया के किन्हीं दो नेताओं के बीच इतनी ज़्यादा गहरी दुश्मनी हो ही नहीं सकती है। मगर अंदर ही अंदर क्या हो रहा था, सब ठीक चल रहा था। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें भी पास्ट की चीज़ें हैं, वरना अगर करंट सिनेरियो पर नज़र डालें तो गाज़ा के मामले के बाद से जितनी भी लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो क्लियरली शायद यही बताने की कोशिश कर रही हैं कि इसराइल और टर्की के बीच की जो दुश्मनी हुआ करती थी वो अब न सिर्फ असली हो चुकी है बल्कि गहरी भी हो चुकी है।
टर्की का पता नहीं, लेकिन इजराइल तो टर्की को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान चुका है और अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हुए और अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझते हुए उसके खिलाफ काम भी शुरू कर चुका है। बिल्कुल वही काम कि जो उसने किसी दौर में इराक, सीरिया या फिर लीबिया जैसे देशों के खिलाफ किया था कि जब उनको अपने लिए सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट में खतरा समझा था। अब इसराइल ने टर्की के खिलाफ कौन सी तैयारियां शुरू कर दी हैं और वो क्या क्या कर सकता है, इस बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो अब इसराइल ने एक ग्रुप बनाना शुरू किया है। उसने एक एक्सेस तैयार किया है 3 देशों का। इन 3 पावर्स में से एक तो खुद इसराइल है, एक साइप्रस है और एक है यूरोपियन देश ग्रीस। ये तीनों ही देश ऐसे हैं कि जिनके बीच कॉमन फैक्टर है टर्की। मतलब तीनों ही देश आज की डेट में अगर अपना सबसे बड़ा दुश्मन किसी को समझते हैं तो वो है टर्की। तीनों के रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हाँ, पहले नंबर का दुश्मन है। यही वजह है कि अब तीनों ने ही एक साथ आने का फैसला कर लिया है टर्की से निपटने के लिए। और इन्हीं तीनों पावर्स के मंच पर खड़े होकर ही नेतन्याहू ने वो सब कुछ बोला था कि जो वीडियो के बिल्कुल शुरू में बताया गया था। हम जानते हैं कि जिस दौर में ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, उस दौर में चाहे आज का इसराइल और फिलिस्तीन हो, चाहे साइप्रस हो या फिर ग्रीस हो, ये सब कुछ सल्तनत उस्मानिया के अंडर में ही आया करता था। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह का बयान इन तीनों देशों के मंच से नेतन्याहू की तरफ से क्यों दिया गया था। आगे बढ़ें और अगर कुछ और ऐसी चीज़ों पर बात करें कि जो इसराइल टर्की के खिलाफ कर सकता है, तो उसमें दूसरी बड़ी चीज़ होगी टर्की को नेटो से बाहर करवाना। अगर आप लोग गाज़ा के पूरे पीरियड में इसराइल के मीडिया और सोशल मीडिया पर नज़र रखते रहे हैं, तो आपको पता होगा कि इसराइल के मिनिस्टर्स इस तरह के लगातार बयान दे चुके हैं और वो इस बात को लेकर काफ़ी सीरियस रहे हैं कि टर्की को नेटो से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि टर्की की जो वैल्यूज़ हैं वो वेस्टर्न वैल्यूज़ से मैच नहीं करती हैं। आप जानते हैं कि इसराइल ऐसा क्यों करना चाहेगा, क्योंकि जब तक टर्की नेटो का पार्ट है तो टेक्निकली इसराइल के लिए टर्की के ऊपर हमला करना लगभग नामुमकिन बात होगी। और वैसे भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि नेटो में ज़्यादातर देश तो ऐसे ही हैं कि जो दुनिया की किसी भी पावर के खिलाफ इसराइल की तरफ से खुद जंग में हिस्सा लेते हैं। अब वो चाहें कभी डायरेक्टली लें या फिर कभी इनडायरेक्टली लें। और दूसरी चीज़ ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इसराइल को टर्की को नेटो से निकलवाने की ज़रूरत पड़े ही ना, बल्कि नेटो खुद ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका में ट्रम्प के आने के बाद से लगातार उनकी पॉलिसीज़ की वजह से ये जो नेटो है ये लगातार कमज़ोर पड़ता जा रहा है और इस बात की आशंका बढ़ती जा रही है कि अगर मामला ऐसा ही चलता रहा तो नेटो तो खुद ही फिनिश हो जाएगा, पूरी तरीके से यूज़लेस हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ कि जो इसराइल की तरफ से टर्की के ख़िलाफ़ फ्यूचर में की जा सकती है वो है इकोनॉमिक आइसोलेशन। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आजकल ईरान के ऊपर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं और किसी दौर में सीरिया, इराक और लीबिया जैसे देशों पर भी लगाए गए थे, ताकि ये धीरे धीरे इकोनॉमिकली कमज़ोर हो जाएं और जब कमज़ोर हो गए तो बाद में इनको एक धक्का देकर ख़त्म कर दिया गया। अब अगर इसराइल वाकई टर्की को अपने मेन दुश्मन के तौर पर देखेगा तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हम ये देखें कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से तरह तरह के बहाने बनाकर टर्की के ऊपर इकोनॉमिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए जाएं। और वैसे भी टर्की की जो करेंसी है वो तो ऑलरेडी बुरी तरीके से क्रैश हो रही है। पिछले 4-5 सालों में जितनी स्पीड के साथ टर्की की करेंसी गिरी है, उतनी स्पीड के साथ दुनिया की बहुत कम करेंसीज को ही गिरते हुए देखा गया है। बाकी इस मैटर पर आप लोगों की अपनी कीमती राय क्या है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।